आवाज़ ठीक तरह से आ रही है आप सबको? वीडियो ठीक तरह से दिखाई दे रहा है? और टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन यदि मिल गया है तो AVT ओके लिख दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि सभी चीज़ें ठीक हैं, बराबर काम कर रही हैं। और यदि सभी चीज़ें बराबर काम कर रही हैं तब फिर हम इस लाइव को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे आपके जवाब आने का, और थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे लोगों के जुड़ने का, यानी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। विद इन अ मिनट लाइव की रफ्तार लाइव पकड़ लेगा, और जो लोग यहाँ जुड़ेंगे वो ठीक है, और नहीं तो जो थोड़ा लेट आएंगे उनसे थोड़ा बहुत छूट जाएगा लाइव, है ना। तो चलिए, किसी का जवाब आया, आ गया AVT ओके, मतलब ट्रेन को हरी झंडी है और ट्रेन चलने के लिए तैयार है। करेक्ट। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हमने रक्षाबंधन का त्यौहार के बारे में कुछ लिखा है, तो रक्षाबंधन की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। ये तस्वीरें कश्मीर से आ रही हैं, उसी कश्मीर से जिससे धारा 370 धारा 35A हटाई गई है, और जिसे कहा गया था ये तो ऐसा ब्लंडर है कि अब इसके बाद तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा भारत का झंडा उठाने की तो छोड़ दीजिए, फिलहाल कश्मीरी मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां असली रक्षकों को, असली भाइयों को राखी बांध रही हैं, जो इनके ये भाई इनके असली भाइयों से ज़्यादा काम आने वाले, उन्हें मालूम है। हाँ, समझ गए ना आप, भाइयों के हाथ में कुछ देखकर। तो ऐसा नहीं कि अकेली आ गई, अब्बू जान भी साथ में। हाँ, अब्बू जान भी साथ में। लोग तो कह रहे थे अगर कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, फलान हो गया, ढिकान हो गया, तो ऐसा हो जाएगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कहीं ये ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ उन सब चीज़ों का? धारा 370 हट गई, 35A भी हट गई। जिस धाराओं को लगाकर इनके जो हक छीने गए थे वो हक इनको वापस दे दिए गए। उन धाराओं से इनको हक नहीं मिलते थे, हटने के बाद इनको हक मिले। और जिसे कहा जाता था कि इंडियन आर्मी तो ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पर ऑपरेशन तो नहीं, ऑपरेशन जरूर कर दिया इंडियन आर्मी ने, और बहुत तगड़ा किया। इसके बाद में सब कुछ शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। वहाँ की बच्चियाँ अपने अब्बू के साथ ज़िद करके, कोई इनको नहीं बुला रहा है, ज़िद करके आ रही हैं कि हमें राखी बांधनी है सैनिकों को। सोचिए इनके साथ कितनी बर्बरता और कितनी गंदगी की होगी उन लोगों ने, जो आतंकवाद धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर फैला रहे थे। वो कह रहे थे हम तो जिहादी हैं। बहुत कुछ होता था, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आज का दिन इसलिए नहीं है कि मैं इस बारे में बोलूँ, लेकिन आप सब इशारों में समझ जाइए। ये वही लोग हैं जो मज़हब के नाम पर कहते थे हम मज़हब के लिए लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, और ये वहाँ की बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करते थे घरों में घुस के। और इसलिए ये बच्चियाँ आज हमारे सैनिकों को, जो हमारे इनके असली भाई हैं, जो इनको इनकी रक्षा करते हैं, उनको ये राखियाँ बांध रही हैं और मिठाई खिला रही हैं। हमारे सैनिक भी बाकायदा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं अपना, न सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं बल्कि जो एक नेक होता है, हमारे नेक कहते हैं, वो भी इनको दे रहे हैं। खैर, तस्वीरें हैं सर, बहुत कुछ बोलती है तस्वीरें। लोग समझें तो अच्छी बात है, ना समझें तो कोई क्या कर सकता है। सबसे पहले हमने जवानों की तस्वीर दिखाई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर है। तो क्या भारत के जवान प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर हो गए? ये जवाब आप लोग देंगे, हम नहीं देंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है
कि राजनीति से प्रेरित होता है कोई राष्ट्रवादी या ये लाइव, तो ऐसा इस लाइव में नहीं है। राजनीति से प्रेरित ये लाइव कम से कम नहीं होता है। चलिए अब, अरे ये गोलगप्पे कहाँ से आ गए भाई, छोटे छोटे। प्रधानमंत्री को राखी बांधने आए, अरे वाह क्या बात है। ओ हो भाई, ज़रा ड्रेस तो देखो, बड़ी रंग बिरंगी। अरे ये इतने छोटे छोटे, अरे भाई वाह क्या बात है, हैं? लॉटरी लग गई भाई इनकी, लॉटरी जैकपॉट लग गया इनका। ओहो, मोदी राखी भी आई है भाई, क्या बात। और मोदी जी को देखिए क्या बातचीत चल रही है सबसे। भाई वाह, गजब नज़ारा है। तो ये छोटी छोटी बच्चियां प्रधानमंत्री मोदी को, स्कूल के बच्चे थे, रक्षाबंधन पर राखी बांधने आए थे। और लकी ये है कि इनको ऐसा मौका मिला। लकी वो लोग भी हैं जिनको, भारत के सैनिकों को, भारत के जवानों को राखी बांधने का आज मौका मिला, बल्कि वो कई गुना ज़्यादा लकी हैं, इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री की और इस देश की रक्षा करने वाले वो सैनिक हैं, वो जवान हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हैं, जो भारत की सीमाओं पर खड़े हैं, और वो इस समय भी आराम नहीं कर रहे हैं, है ना। उससे भी बड़ी बात बोलूँ, वो आज के दिन भी अपने घर परिवार से दूर, अपनी बहनों से दूर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उनका वजूद जो है ना, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, सर्वोच्च रहेगा। क्लियर है ना। तो किन्हीं के मन में यदि कोई डाउट हो तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हमको नायक के तौर पर प्रधानमंत्री मिले, महानायक के तौर पर मिले, लेकिन जवानों की जब बात होती है, सैनिकों की जब बात होती है, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी खुद हर साल दिवाली उन्हीं के साथ मनाते हैं और उन्हें मालूम है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की तो देख ली राखी, चाय वाले के बाद गाय वाले की भी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि नंबर में लगे हैं। और भारत के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरे नंबर पे भी कोई जाने जाते हैं, गुटका। लेकिन फ़र्क बहुत है, योगी आदित्यनाथ को 46% लोगों ने पसंद किया बतौर मुख्यमंत्री, भारत के 46% लोगों ने पसंद किया। तो दूसरे नंबर पर आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास उसके आधे वोट भी नहीं, उन्हें सिर्फ 19% लोगों ने पसंद किया। कहाँ 46 और कहाँ 19। संत को देते हैं, क्योंकि रक्षा वही करने की सामर्थ्य रखता है। महिलाओं के, बालिकाओं के जन्म को सम्मान, नारियों के जन्म, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा जिसकी करने का व्रत लिया और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे। ओए गजब, ये तो बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं भाई। हम सब तालियों का संगीत होते रहे। हम सब की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कलाई पर प्रदेश की सारी बहनों की ओर से आज राखी है 5 बच्चियां बांध रही हैं, सौभाग्यशाली है। मन तो यहाँ सबका कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, और आपकी इसी भावनाओं की प्रतीक है ये बच्चियां। अपना माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीर्घायु है। आज प्रदेश की सभी महोदय के लिए मंगल कामनाएं, शुभेच्छा और आशीर्वाद कर रहा हूं। तो ये है बदलते भारत की तस्वीर। कभी आप लोग जो तस्वीर देखते थे वो एक अलग तस्वीर हुआ करती थी, वो एक मज़हब विशेष के तौर पर देखी जाने वाली तस्वीर, एक नकली आवरण को ओढ़कर।
बड़ा हैरानी होती थी मुझे देख के। बड़े, आप सब भी जानते हैं वो एक किस हद तक चीटिंग होती थी कि एक हिंदू नेता इफ्तारी करने, मतलब उसने उपवास नहीं रखा, व्रत नहीं रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन जब रोज़े को या व्रत को जब खोलते हैं, उपवास को जब खोलते हैं, है ना, तो ऐसा रोज़े को खोलते हैं, यानी रोज़ा आप भूखे रहे हो, तब जब उसको खोलते हैं तो उसको इफ्तारी बोलते हैं। तो ऐसे बेईमान झूठे लोग जो सुबह दोपहर के लंच में मुर्गा चापते हैं, खूब डट कर खाना खाते हैं और शाम को इफ्तारी करने पहुंच जाते हैं, और वो उनके धर्म से रिलेटेड भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कम से कम अब ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, और अच्छा है, जो जैसा है वो वैसा दिखना चाहिए, वैसी तस्वीरें ही बेहतर हैं। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद। एक और सज्जन थे ऊपर, केयूर राज जी। हेमंत जी आइए, स्वागत है आपका भी। तो क्या सब जगह रक्षाबंधन बढ़िया तरह से चल रहा है? हमने कहा रक्षाबंधन विरोध, बड़ा विरोध भी हो रहा साहब, ऑनलाइन भी विरोध हो रहा है, ऑफलाइन भी विरोध हो रहा है। ऑनलाइन में हमने देखा आज एक पोस्ट वायरल थी, उन्होंने कहा रक्षाबंधन पर जो है कि होते ना कुछ लोग, मतलब मक्खी देखी है आपने, मक्खी को देखिए आप मक्खी के सामने आप अच्छे से अच्छा पकवान रख दीजिए, वो नहीं बैठेगी उस पर, वो जाकर टट्टी पर ही बैठेगी। ये मक्खी की खासियत है, उसने गंदगी पर ही बैठना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर त्यौहार में गंदगी ही दिखती है, उन्हें कुछ और नहीं दिखता। तो एक पोस्ट किसी ने डाली, ऑब्वियसली वामपंथी कम्युनिस्ट पोस्ट थी, कि अपने भाइयों से बोलो कि मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मुझे तो प्रॉपर्टी में बराबर का शेयर चाहिए, सारा जो प्यार है रक्षाबंधन का गुम हो जाएगा। कमाल की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। पहली बात, कानूनन सबको बराबर हक दिया है, और ये कानून कहीं से तुम्हारे अब्बा के घर से नहीं आया, ये कानून हिंदू एमपीज ने बनाया, यानी वो जिनकी बहनें हैं, उन्होंने भारत की सारी बहनों के लिए कानून बनाया कि मेरा जितना हक होगा उतना ही मेरी बहन का हक होगा। ठीक है, ये तो कोई कानून की बात है। तो कानूनी तौर पर तो वैसे ही पहले से ही सबका बराबर है। हाँ, वो जो एक पर्सनल लॉ है उसमें बराबर नहीं है, उसमें क्या कहते हैं, कुछ भाई से कुछ आधा रहता है, और अगर वो नहीं है तो वो दूसरे को चला जाएगा, पर इनको नहीं मिलेगा, वो उनके यहाँ है। सनातन में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ठीक है, ये तो ही पहली बात। अब बताता हूँ दूसरी बात। जब विवाह संपन्न होता है किसी भी लड़की का, तो उसको भरपूर घर से धन धान्य दिया जाता है, उसको सोने में लादने का उसका पिता प्रयास करता है, यानी उसका जो राइट होता है वो उस समय उसको देने का पूरा प्रयास होता है। ये परंपरा थी भाई। वो पहले सनातन परंपरा में क्या था, कोई राइट नहीं था, ऐसा कोई राइट नहीं देते थे। जब राइट नहीं देते थे तो उतना पहले ही दे दिया भाई, सीधी सी बात है, आप आज की तारीख में ले लो या 2-4-10 साल बाद या किसी की मृत्यु के बाद आपको मिलेगा। तो पिता अपने सामने कर जाता था जो करना होता था शादी के दौरान, जैसे बाद में दहेज कहा जाने लगा, डिमांड होने लगी। डिमांड नहीं, इसकी डिमांड नहीं कर सकते आप, है ना। सवाल ये उठता है कि उन सारी बातों को हम छोड़ें। ये हमारे यहाँ की ये इस तरह का एक सेटलमेंट था, एक सेटिंग थी, है ना, जीवन जीने की एक पद्धति थी। अब दूसरी बात आ गई, अब आजकल भड़काने वाली बातें आ गई हैं। तो मोहतरमा ने लिखा कि ऐसा मांग लो। मुझे नहीं पता किसके यहाँ कैसी बहन होती है भाई, है ना, पर हमारे सनातन परंपरा में आज तक जो परंपराओं को मानने वाली जितनी महिलाएं, जितनी हमारी बहनें, मैं तो नहीं समझता उनमें से कोई भी ऐसी होगी जो इस बात को डिनाई करेगी। और ज़्यादा दूर नहीं जाएं, हम तो अपने घर की देख लें। अभी आप सबको पता है मेरे घर में क्या वर्तमान स्थिति है। तो जब ऐसी कोई घटना होती है, जब पिता नहीं रहते, तो उस समय ये बातचीत होती है। हमारे घर में भी हुई, हमने भी पूछा, हमने अपनी बहन से भी पूछा, भाई आप बताइए आपका कैसा क्या करना है। एक होता है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है कि मैंने अपना राइट छोड़ा, मेरा बनता है पर मैंने राइट छोड़ा, मैंने एहसान किया। हमको जो जवाब हमको सुनने में मिला हमारे घर में वो ये मिला, मेरा बनता नहीं है। ठीक है, ये वहाँ से जवाब आया। पर हम भी सोच के बैठे हैं कि ऐसा नहीं होता। रिलेशन तब होते हैं जब आप त्याग करते हो। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई भी ऐसा निकम्मा होगा जो इसके बाद सुनने के बाद हाँ बड़ी खुशी खुशी जो है बात ख़त्म हो जाए और वो भूल जाए उसको। ऐसा नहीं होता। हम सबको ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। और इतना याद रखिएगा, जो आज यहाँ से गए हैं कल उन्हीं में मिलना है। वो कल सब मिलने वाले हैं, सब इंतज़ार करेंगे।
आप यहाँ जिसके साथ गड़बड़ करोगे उसका जवाब आपको अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आज के अच्छे त्यौहार पर भी कुछ लोगों ने रंग में भंग डालने का प्रयास किया। मैं आप सब से एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये पैसा यहीं छूट जाएगा। इस पैसे के चक्कर में अपने रिश्तों को ख़राब मत कीजिए। इसमें कुछ नहीं रखा है, कागज़ के टुकड़े हैं। इनसे खुशी भी नहीं मिल पाएगी आपको। पूरी खुशी आपको अपने लोगों के बीच बैठकर मिलेगी। अगर आज रक्षाबंधन के दिन अगर भाई बहन साथ में बैठकर, अगर पूरा परिवार, पूरा कुटुंब यदि साथ में बैठकर हंस नहीं सकता, ठहाके नहीं लगा सकता, मिठाई नहीं खा सकता, सब लोग मिलकर पूड़ी नहीं बना सकते, सब्ज़ी नहीं बना सकते एक किचन के अंदर, तो फिर बेकार है आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी। तो फिर बेकार है आपके वो कागज़ के टुकड़े या सोने की वो गिन्नियाँ। अगर आप आज के दिन सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ये बिना सोचे हुए कि मेरी फ़्लाइट का टिकट कितने का होगा, मुझे आने जाने में कितनी समस्या होगी, भेज दो ना, राखी हो जाएगा। भेज देने में और साथ में उठने बैठने बहुत फ़र्क होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इन बातों पे ध्यान देंगे और ये जो झगड़ेबाजी है ना, इससे बाहर आ जाना, है ना। और मेरे कहने से एक बार छोड़ कर देखना, नुकसान नहीं होगा आपका, इसका मैं वादा करता हूँ आपको, मेरे कहने से। क्योंकि सारी प्रॉब्लम ईगो की रहती है। ये मेरा राइट है, आपको सिखाया गया है, और जब आप बोलते हो मेरा राइट है तो सामने वाला बोलता है मेरा राइट है, तुम्हारा काहे का राइट है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट लीविंग, थिंग्स विल कम टू यू। कोई किसी का राइट नहीं मारता, सबको पता है सही क्या गलत क्या है ना, एक्सेप्ट कुछ निकम्मों को छोड़ के, है ना। तो हम में से तो ऐसा कोई निकम्मा है नहीं, क्लियर है ना। और जब आप ऐसा करते हैं तो जवाब भी वैसा ही आता है, ठीक है ना। तो परस्पर में जो प्रेम है वो बना रहना चाहिए। ऐसे लोगों के भड़काए में बिल्कुल मत आइए। ऐसे लोग आपके बीच में, आपके, देखो ये वो लोग हैं जो भाई बहन के रिश्ते में दरार डालते हैं, ये वो लोग हैं जो पिता पुत्र के रिश्ते में दरार डालते हैं, ये वो लोग हैं जो माता पुत्र और पुत्री इनके रिश्ते में दरार डालते हैं, ये वो लोग हैं जो भाई बहन के रिश्ते से लेकर पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालते हैं। इनके पास लड़ने के लिए ही है सब कुछ, और हमारे पास ये क्या सिखाते हैं, राइट्स, और हम क्या सिखाते हैं, कर्तव्य। दोनों में बहुत फ़र्क है। हम ड्यूटी सिखाते हैं, वो राइट सिखाते हैं। और जब ड्यूटीज़ की बात होती है तो ऑटोमेटिकली आपका राइट सिक्योर हो जाता है। जब पूरी दुनिया को ड्यूटी सिखाएंगे तो ड्यूटी में क्या सिखाया, दूसरे के राइट को सिक्योर करना। तो अगर हमने आपको 100 लोगों के राइट को सिक्योर करना सिखाया है, तो वो 100 लोगों ने भी आपके राइट्स को सिक्योर करना सीखा है। यानी आप तो एक का राइट सिक्योर कर रहे हो, लेकिन वो 100 लोग आपका राइट सिक्योर कर रहे हैं। यही सनातन परंपरा है, यही हिंदू रीति रिवाज है। मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है। खैर, तो बात तो सोशल मीडिया से चली, लेकिन बात ज़मीन पर भी पहुंच गई। रक्षाबंधन मनाने को लेकर अब जो मिशनरी स्कूल हैं, कल वो भी बच्चों को प्रताड़ित करेंगे, जो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मनाने पर ही रोक लगा दी, कहीं सुना है? क्या कहना चाहेंगे? आज का जो मुद्दा था ये, आज का मुद्दा था ये कि हमारी सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो पर्व साप्ताहिक हो जाता है। भाई बहन साप्ताहिक मनाते हैं। तो हमारे औला में जो हमारी संस्कृति, हमारे ही परिवार के बच्चे तो पढ़ रहे हैं होली फैमिली विद्यालय में। इस विद्यालय में कल हमारे कुछ छात्रों ने, छात्राओं ने एक दूसरे के भाई बहन की राखी बांधी, तो विद्यालय प्रबंधन ने उनके हाथ से राखी कटवा दी। उन्होंने, इसका मतलब यह कि वो हिंदू समाज की संस्कृतियों का उन्होंने पुरजोर विरोध करा। जब हम लोग यहाँ आए, हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये कहा कि ये कार्यक्रम साप्ताहिक नहीं होता, सप्टेम्बर नहीं चलता। हम लोग इस विद्यालय प्रबंधन इसीलिए से जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आप लोग जब रहते हो और आप लोग अपने क्रिसमस डे को लगातार 15 दिन तक मनाने का कार्य करते हो, हमारा समाज जब विरोध नहीं करता, तो होली फैमिली कॉन्वेंट विद्यालय के समिति का हिम्मत कहते हुई जो इसने हमारे रक्षाबंधन कार्यक्रम का विरोध करने का कार्य किया। और दूसरा मतलब यह है, भैया ने पूछा कि अगर बच्चों पर कोई आरोप आया, मैं ये लिख कर दे रहा हूँ, हमारे ही समाज के बच्चे विद्यालय करा रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे को विद्यालय समिति ने धमकाने का प्रयास किया तो संपूर्ण हिंदू समाज इस विद्यालय को बंद करने का कार्य करेगा। आंवला से बिल्डिंग को उठाकर यहाँ पे भेज देगा। इंग्लैंड में मिलेगी, आंवला नगर के अंदर ही मिलेगी। जय श्री राम। क्या तो साहब, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल है, कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, रोज रोज नहीं चलेगा। बरेली का मिशनरी स्कूल है, बोले एक दिन का होता है, वो जब आपका है उस दिन छुट्टी हमने कर दी, टाटा बाय बाय। स्कूल में काय का मनाओगे आप? बात तो सही है, जब क्रिसमस 15 दिन मनता है तो इसमें क्या है? और आपत्ति क्या है? क्या हो जाएगा? कोई क्लासेस बंक की जा रही हैं?
किसी ने इंटरवल में एक दूसरे को राखी बांध ली, कुछ हो गया, तो उसमें क्या आपत्ति कहाँ है? हमें अभी तक समझ में नहीं आया। गजब के लोग हैं साहब। खैर, तो मिशनरी स्कूल में आप राखी नहीं मना सकते। अब बेचारे जिन्होंने मनाई है, मैं अपने ज़माने का बता दूं कि मेरे ज़माने में क्या होता था, मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में क्या चल रहा है। जब हम राखी बांध कर जाते थे, हमको राखी खोल कर जानी होती थी, राखी नहीं बांध सकते थे। और अगर राखी बंधी होगी तो कैंची लेकर गेट पर एक मैडम खड़ी होती थी, एक मिस खड़ी होती थी। वो मिस तो नहीं होती थी, होती तो मिसेस थी, लेकिन वो मिस नाम रहता था, और वो कैंची से काट देती थी राखी या कलावा। माथे पे अगर आपके तिलक है तो पहुँचने के ही अंदर जा सकते थे आप, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो हमारे दिमाग में वो भरा गया। लेकिन अब कल, हाँ, फ्रेंडशिप बैंड अलाउड है, राखी अलाउड नहीं है। छिछोरापन पूरा अलाउड है ना, लेकिन पवित्र रिश्ता अलाउड नहीं है। अब देखते हैं, कल भी यही होगा, बेचारे बहुत सारे बच्चों को मारा पीटा भी जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एज पर एनक्लोज लिस्ट। अच्छा, क्या हुआ? एनसीपीसीआर ने नोटिस जारी किया। क्या नोटिस जारी किया? अर्जेंट, स्कूल सब्जेक्टिंग चिल्ड्रन टू कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। कौन सा फेस्टिवल? राखी का जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर, रक्षाबंधन पर बच्चे राखी बांध कर आएंगे, उन्हें हैरेस ना किया जाए, उन्हें किसी प्रकार की कोई सज़ा ना दिया जाए, और यदि ऐसा दिया जाता है तो एनसीपीसीआर की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा से लेकर बच्चों के ऊपर अत्याचार करने के तमाम सारे अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी स्कूल्स सुन रहे हैं, कान खोलकर सुने, कृपया कर कल राखी वाले जो बच्चे आए ना, उनकी राखी ना काटिएगा, वो तिलक विलक पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना कीजिएगा, चलने दीजिएगा। राखी कितने दिन टिकेगी? अपने आप एक ना एक दिन उतारी जाएगी। जो बच्चे हैं ऐसे, जो माता पिता हैं जिनके बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना भाई। अगर ऑब्जेक्शन उठे तो पलट कर हमको क्या करना वो आपको मालूम है, हमें कुछ इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एनसीपीसीआर को डायल कीजिए, अपनी कंप्लेंट भेज दीजिए, काम ख़त्म। ठीक है ना? इसके बाद आपका स्कूल जो है वो भागता हुआ आएगा आपके पीछे पीछे, क्योंकि जब एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तब आएगा मज़ा। खैर, तो और आगे चलें साहब। हम तो राखी की बात कर रहे हैं, पर आजकल कुछ एक नया ही सिस्टम चल रहा है, और क्या गजब का सिस्टम है साहब कि पुलिस हिंदू लिखने पर चालान काट रही है। गाड़ी के ऊपर अगर आपने हिंदू लिखा, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर हिंदू लिखने पर चालान कट रहा है तो कलेक्टर लिखने पर पहला कटना चाहिए, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट तो सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं लिखता। अगर हिंदू लिखने पर, खाटू श्याम लिखने पर, जय श्री राम लिखने पर यदि चालान कट रहे हैं तो कलेक्टर लिखने पर कलेक्टर का पहले काटो, एसडीएम का पहले काटो, नायब तहसीलदार का पहले काटो, एडिशनल कलेक्टर का पहले काटो, एसपी का काटो, आईजी का काटो, एसएचओ का काटो। कौन से हक से आपने लिख लिया अपनी जीप के ऊपर, जिप्सी के ऊपर एसएचओ? कहाँ लिखा है ऐसा? मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, सबके लिए बराबर है। बहरहाल, पहले इस वीडियो को देखें। नहीं लिख सकता है कोई, हिंदू नहीं लिख सकता है। ओम का स्टिकर लगा है या नहीं लगा है? बिल्कुल खाटू श्याम का लगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। कौन कहता नहीं हटेगा? आप चालान कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल आप कर दीजिए। आपका नाम क्या है? देख लो, सामने लिखा दूंगा। ठीक है सिंह जी, आप चालान कर दीजिए। ये नहीं हटेगा। भगवान जाति नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता है कोई, हिंदू नहीं लिख सकता है। ओम का स्टिकर लगा है या नहीं लगा है? बिल्कुल खाटू श्याम का लगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। कौन कहता नहीं हटेगा? आप चालान कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल आप कर दीजिए। आपका नाम क्या है? देख लो, सामने लिखा दूंगा। ठीक है सिंह जी, आप चालान कर दीजिए। ये नहीं हटेगा। भगवान जाति नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता है कोई। दिग्विजय सिंह नाम है, कहते हैं कि भाई चालान कटेगा। ठीक है, चालान कटेगा क्या? ओम लिखने पर। ओम लिखने पे भी चालान कटेगा। दिखने पे तो उत्तर प्रदेश पुलिस दिख रहा है, जहाँ की भी पुलिस का हो। पर अब एक बात समझ लीजिए, अब 2-3 चीज़ें मैं भी बता दूं। ये जो भी सज्जन हैं,
पुलिस की ड्रेस कोड में अंगूठियां आती हैं क्या? क्या अंगूठियां पहनी जा सकती हैं? चालान काटने वाले का चालान पहले कटना चाहिए। अभी रुकिए, जब इनको हमारी चिंता नहीं तो ऐसे हिंदुओं की हमें चिंता नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, पुलिस के ड्रेस कोड में ये कलावा कैसे पहने हुए हैं? ये बड़ा गजब है साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस के ड्रेस कोड में कलावा है, अंगूठी है? अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो इनको सस्पेंड कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से। क्यों बाबू? हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। बड़े कमाल की बात है। दिग्विजय सिंह नौकरी पे आ गए, अब हिंदुओं के दुश्मन हो गए। ओम नहीं लिख सकते, और एक गजब हो गया साहब। कौन से कानून में लिखा कि ओम नहीं लिख सकते? और हिंदू कह रहा है ओम हटाने के लिए। ये तो गया, इसका तो परिवार खेल खत्म, इसका तर गया। ये तो सही वे में नहीं, गलत वे में। आप सोचिए हम किस देश में रहते हैं, और उस देश की आबादी 80% आबादी कौन है? हिंदू आबादी। कमाल है साहब, गजब है। चलिए, कैसे कैसे, और ऐसे खूब वीडियो आ रहे हैं साहब। हालांकि इसके बाद खेरी पुलिस का जवाब भी आया। प्रकरण का संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी यातायात को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो इनकी जांच कर लीजिएगा खेरी पुलिस से, तो हम यही कहेंगे। खीरी पुलिस, सॉरी। तो हम तो यही कहेंगे भाई, इस पर थोड़ी सी इन पर भी कार्रवाई कर लें। इनको बड़ा शौक है। आइए, बात अभी सिर्फ ओम पर नहीं है, बात आपके त्यौहार तक आ गई। और त्यौहार पर हा क्या लिखा है भगवान जाने, हमको समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है। वायरल पोस्ट में जो दावा किया जा रहा है कि जन्माष्टमी की छुट्टी पंजाब के स्कूलों में कैंसिल कर दी गई है 16/12/2023। एक और कुछ है, 2 डेट लिखिए, 6/9/2023 है भाई। हिंदू फेस्टिवल है जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। कमाल है। किसकी सरकार है पंजाब में? पंजाब का है। तो पंजाब के लोग जिन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी थी, अफसोस इस बात का कि अब आप जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे साहब। ना हमारा काम है बताना, सो हम बता रहे हैं। और देख लें, पंजाब में हो रहा तो और देख लें। अब ये कहाँ का है? कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर। अच्छा, मुंगेर का है, ओके। यानी बिहार सरकार ने क्या किया? हिंदू पर्वों की लंबी लिस्ट खत्म कर दी। बिहार एक कदम आगे, उन्होंने जन्माष्टमी खत्म करी, बोले हम और सारे खत्म कर देंगे। देखिए, वो लोग हैं जिनको आप लोग वोट देकर जिताते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी छुट्टियां खत्म की हैं, जरा उसको देखें पहले। बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की छुट्टियां कम हुई। अब इसमें धर्म का एंगल आ गया है और बीजेपी सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी का सच हम जान रहे हैं। हमारे साथ शशांक, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशांक, आपके साथ वहां पर कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करिए। जो फैसला हुआ है, जो कटौती की गई है, राजनीतिक दल के साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जनरली शिक्षक बोलने से डरते हैं क्योंकि एक्शन हो जाता है। लेकिन हमारे साथ दीपांकर गौरव है, बिहार राज्य युवा शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं बिहार के। हम खुद भी शिक्षक हैं। ये जो निर्णय हुआ है कटौती का, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल तुगलकी फरमान है। बिहार सरकार ने ये जो छुट्टी कटौती की घोषणा की है, निसंदेह यह तुगलकी है। लगातार जब से एसीएस के पाठक आए हैं, शिक्षकों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन? ACS के पाठक? अच्छा, ब्राह्मण है ये तो। चलो, नाम पे कभी मत जाया करो। हाँ, जो धर्म विरोधी वो परेशान विरोधी। किया जा रहा है। अब सरकार को नई शिक्षा नीति का हवाला देकर के या फिर शिक्षा नीति अधिकार अधिनियम का हवाला देकर के कहा थी 2009 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। अब जाके इनको याद आया कि उसमें 200 दिन वर्किंग डे होने चाहिए, 220 दिन वर्किंग डे 68 में होना चाहिए। तो ये सब सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने की बस एक साजिश मात्र है। शिक्षकों को आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगाएंगे, जनगणना में लगाएंगे, आर्थिक गणना में लगाएंगे, उनको पढ़ाई से विमुख रखना है, बस परेशान करना है। घोड़ा बेचने का, बात बेचने का भी ऑर्डर दिया। बिल्कुल, कभी हम लोग को घोड़ा बेचने का निर्देश आ जाता है, कभी हम लोग को कबाड़ बेचने का निर्देश आ जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था जो कहीं ना कहीं बिहार में, ये तो शिक्षकों की घोर कमी है। दूसरी तरफ आप शिक्षकों को गैर रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म बिहार में, शैक्षणिक कार्यों में लगा देते हैं। तो इन सबसे पूरी चेहल्लम की छुट्टी मिलेगी, ये नई छुट्टी जोड़ी गई है।
जो सफर जो करते हैं वो गरीब मजदूर के बच्चे करते हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी बिहार में। ठीक है, देखिए बीजेपी तो ये कह रही है कि विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई है। जो हिंदू पर्व में हरतालिका तीज की भी छुट्टी नहीं मिलेगी नीतीश कुमार के राज में। छुट्टियां थी या तो उसको रद्द किया गया। अनंत चतुर्दशी हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर छुट्टी मिलेगी, या तो उसमें कटौती की गई, लेकिन जो विशेष समुदाय के त्योहार महात्मा गांधी जयंती पर छुट्टी मिलेगी, हैं उसमें तो कोई कटौती उसको रद्द तो नहीं किया गया। देख निश्चित तौर पर जीवित पुत्री का व्रत जिउतिया पर छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि हम विश्लेषण करेंगे तो ये बातें भी आ जाएंगी और बीजेपी दुर्गा पूजा पर छुट्टी 3 दिन कम कर दी गई है नीतीश कुमार द्वारा। हो या कोई और दल है उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दीपावली से छठ पूजा 5 दिन की छुट्टी कम कर दी गई है। एक तरफ जो गैर मुस्लिम छुट्टियां थी उनको उन्होंने सिर्फ गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा दोनों पर छुट्टी बंद कर दी गई है, खत्म कर दी गई है नीतीश कुमार द्वारा। हिंदू जो रक्षाबंधन का जैसे कल त्योहार है, पूरा देश रक्षाबंधन मनाएगा और शिक्षक क्रिसमस पे छुट्टी बहाल रखी गई है। अपने छात्रों के बीच होंगे। तो उसके अलावा दीपावली बीजेपी पूछ रही क्या ये शरिया कानून है। अलग अलग जगह आप देख लीजिए, लगभग सब जगह यही हाल है कि हिंदुओं की जो त्यौहार है उन त्यौहारों को धीरे धीरे करके ख़त्म करने का एक प्रयास है, कुत्सित प्रयास है। कमाल है, बिकॉज बिहार जीडीपी इज़ मोर देन, हाँ बिहार की जीडीपी भारत से तो ज़्यादा ही। आप बताइए क्या कहेंगे आप, कल बता तो रहे थे वो। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर। खैर चलिए, आज आपको कल हमने बताया था सुपर ब्लू मून के दर्शन भी करा दें। पता नहीं किस किस को दर्शन हुए होंगे, नहीं हुए होंगे। तो ये है वो सुपर ब्लू मून जिसके बारे में कहा गया था बहुत यदा कदा ही दिखता है। तो आज सुपर ब्लू मून के दर्शन हुए। बहुत सारे लोग उसको नीला समझ रहे थे, पर भाई ऐसा ही दिखता है जैसा है ये। मून की बात हो रही तो ज़रा मून से और भी कुछ तस्वीरें ले लें। और जो तस्वीरें हा भाई, ये तो बात आना पड़ेगा ना। चंद्रयान 3 ये रहा आपके सामने। इसकी फ़ोटो किसने ले ली? अरे वो आपने एक और भेजा ना, प्रज्ञान रोवर। लैंडर विक्रम ये रहा सामने, और प्रज्ञान रोवर ने इसकी तस्वीर ली है। जो कैमरे प्रज्ञान रोवर में लगे, जो आगे पीछे मूव कर रहा है बेल्ट के ऊपर, उसने तस्वीर खींची है और बड़े सुंदर तस्वीर आई है। यही वो है शिव शक्ति पॉइंट। यस, शिव शक्ति पॉइंट के दर्शन बिल्कुल हो रहे हैं। विक्रम एज सीन बाय प्रज्ञान, 30 अगस्त सुबह 7:35। ILSA CHASTE। तो ये इमेज जो है वो उसी नेविगेशन कैमरा से ली गई जो प्रज्ञान रोवर पे लगा हुआ है, नेव कैम जिसे कहते हैं। तो ये तमाम सारी तस्वीरें रोज़ चंद्रयान से आ रही हैं और रोज़ कुछ न कुछ खलबली इस पर मच रही है। कुछ लोग कह रहे थे भारत मेक इन इंडिया हो ही नहीं पाएगा, मेड इन इंडिया हो ही नहीं पाएगा, बस बात ख़त्म नहीं सर, बात तो चालू है। लेकिन बहरहाल जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनको बता दूं इस पूरे जो प्रज्ञान रोवर जो है इसकी जो लाइफ है, या फिर ये जो लैंडर है और ये तमाम सारी जो आप तामझाम देख रहे हैं चंद्रयान की, इसकी लाइफ सिर्फ 14 दिन की है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो 14 दिन की ही लाइफ थी इसकी, जिसमें से 5 दिन निकल चुके हैं, ठीक है, लैंड हुए। 9 दिन और बकाया बाकी बचे। इस 9 दिन में जितना काम इसको करना है प्रज्ञान रोवर को और चंद्रयान को या विक्रम लैंडर को, वो कर सकता है। इसके बाद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके बाद जो मून जो है वो शिफ्ट होगा और नाइट यानी रात्रि वाली जगह पर अंधकार में चला जाएगा। जब अंधकार में जो ये जो इलाका है, लूनार जो इसकी पोजीशनिंग है, जब वो अंधकार में चली जाएगी तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये फ्रीज़ होके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ,
-183 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसका, -183, भयंकर ठंडा, थोड़ा बहुत नहीं, भयंकर। तो ऐसे में बड़ा ही मुश्किल है कि ये कोई भी इक्विपमेंट आपके काम करें, यानी ये प्रज्ञान रोवर इसके बाद काम करेगी। -183 डिग्रीज पर लगभग सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसा भी होता है कि किस्मत हमारी अच्छी है और 14 दिन बाद दोबारा जब ये इस पर धूप पड़ती है तो ये यदि चल जाते हैं तो फिर ये 14 दिन के आगे भी ये चल सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके बाद भी हो सकते हैं। चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो गया तो अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा होगा ये। देयर इज अ चांस इट विल वेक अप अगेन आफ्टर 15 डेज। देयर इज़ अ चांस है सर, कोई मना नहीं कर रहा है ना, बट बहुत कम चांस है ना। बाकी डिपेंड करता है कि भारत की इंजीनियरिंग whether Indian engineering is a marvel or not, Indian space engineering, whether it is a marvel or not, that will be proved after 14 days। उसके बाद यदि वो चालू हो गया, यदि उसने, क्योंकि -183 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसी बैटरी आपने लगाए होंगे, जो इक्विपमेंट लगाए होंगे सब एकदम फ्रीज़ हो जाएंगे, टूट जाएंगी बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ होकर, है ना। देखते हैं, वक्त बताएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर भारत ने कर दिया तो ये अपने आप में अचंबा होगा, अजूबा होगा। चलिए, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों के बीच यह वो शख्स जिसने इसरो की स्थापना करी थी, विक्रम साराभाई, ये कौन है? प्रज्ञान रोवर। हाँ, ये वही है। सोनिया गांधी की ये तस्वीर बताई जा रही है और ये तस्वीर अहमदाबाद की बताई जा रही है, 1968 की बताई जा रही है। तब सोनिया गांधी 1968 में सोनिया गांधी जो है स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम देखने आई थी। विक्रम साराभाई, ऐसा बताया जाता है कि इनको एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ स्टेशन, ये सब समझा रहे थे सोनिया गांधी को 1968 में। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सोनिया गांधी ने जो भारतीय नागरिकता ली वो 1983 में ली थी, तो 68 में वह क्या कर रही थी? अगर ये तस्वीर उनकी है, यदि ये बात सच्ची, क्योंकि वायरल है, और अगर गलत है तो अब तक कांग्रेस का जवाब आना चाहिए था। तो ये बात कहीं ना कहीं गले के नीचे तो उतरती नहीं में कि वो क्या कर रही थी वहाँ पर उस समय 1968 में, जब 83 में उन्होंने नागरिकता ली। तो क्या एक विदेशी नागरिक हमारे इतने सेंसिटिव स्पेस प्रोग्राम में घुस सकता है, जा सकता है? क्या अलाउड है? अगर है तो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर 1968 में वो यहाँ आई थी तो उनको वहाँ लेकर कौन गया था? तीसरी बात कि इनका इसमें इतनी रुचि क्यों थी? क्योंकि जितना हमें मालूम है, लोग बताते रेस्टोरेंट में काम करती थी, सर्व करती थी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना ही इतना। तो क्या इनका तो कोई, इनको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ना तो ये कोई डिश थी ना कुछ था। फिर आखिर किस लिए गई थी? इससे भी बड़ी बात ये उठती है, इससे भी बड़ी बात ये उठती है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये फ़ोटो AI जनरेटेड है, फलाना है, ढिकाना है। चलो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कि ये फ़ोटो आई कहाँ से। इंडियन हिस्ट्री पिक्स वेरीफाइड हैंडल है, इसने फ़ोटो ट्वीट करी है और इनका कहना इन अप्रैल 1968 विक्रम साराभाई एक्सप्लेनिंग फंक्शनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन टू सोनिया गांधी इन अहमदाबाद। फ़ोटो इसरो की फ़ोटो उन्होंने उठाई, ऐसा इनका कहना है। क्लियर है? यहाँ बात सारी क्लियर हो जाती है। ठीक, कई सारे सवाल हैं। तो जिनको कुछ भी नहीं आता इस फील्ड के बारे में, आखिर वो वहाँ क्यों गई थी या किसी ने भेजा था? भेजा था तो क्या देखने भेजा था? कि भारत का स्पेस प्रोग्राम कैसा चल रहा है। बड़े ही कमाल की बात है
कि इसके कुछ ही 1968 के बाद 1971, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1971 में विक्रम साराभाई की बताते हैं कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई थी। अभी तक उनकी मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता जानकारी कम से कम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ संभावना बन रही है? मन में ऐसा सवाल आता है, ऐसा मन में सवाल आता है कि क्या किसी को किसी ने भेजा था देखने के लिए? क्या किसी ने वहाँ देखकर ये सारी रिपोर्टिंग करी थी क्या? क्या किसी ने देखकर वहाँ रिपोर्टिंग करी थी कि भारत का स्पेस प्रोग्राम इतना आगे जा रहा है? क्या उसी को देखकर किसी विदेशी एजेंसी को ऐसा लगा था कि विक्रम साराभाई खतरा हो सकता है, और महज 3 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है? तो क्या ये मृत्यु ही थी या फिर हत्या थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसमें आपको लगेगा हार्ट अटैक आया और ऑटोप्सी में यही आएगा, यानी पोस्टमार्टम में यही आएगा कि हार्ट अटैक हुआ है। ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा ड्रग देने की वजह से ऐसी ये चीज़ हुई है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल पैदा करती हैं। इस एक फ़ोटो ने आज एक बवाल मचा दिया है कि आखिर कैसे एक विदेशी को एंट्री दी गई, अगर ये फ़ोटो सही है जो कि बताया जा रहा है इसरो से लिए, आखिर कैसे जो है उनको ये प्रोग्राम समझाने के बारे में सोचा गया। इसकी आवश्यकता नहीं थी, उनको समझ में भी आया कि नहीं मालूम नहीं क्या समझाया जा रहा था। और कैसे विक्रम साराभाई की महज 3 साल के बाद में मृत्यु हो जाती है, अगर ये फ़ोटो 68 का और सही है तो। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए साहब, तो ये था चंद्रयान का प्रोजेक्ट। आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें, QR कोड को स्कैन करके अपनी फ़ीस भर दीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक नहीं भरी उनसे निवेदन है फ़ीस भर दीजिएगा, और साथ ही साथ QR कोड में जब आप अमाउंट के ठीक नीचे एक ऐड मैसेज या ऐड नोट लिखा होगा, उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से भेज दीजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी फ़ीस भर दें। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/शुक्ला, इस लिंक से सब लोग जुड़ जाइए, जो फीस भरते हैं नहीं भरते हैं सभी लोग। ट्विटर पे NSF365 और @NShuklain दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कूशर चैट और ट्विटर पर @NShuklain, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हर एक वीडियो में, हर एक लाइव में, कृपया कर उन अपने अपने गूगल फॉर्म चुनकर उन्हें भर दीजिए। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। और आगे कोई एक तस्वीर आ रही है। अब ये क्या हो रहा है? ये हवन ववन हो रहा है, क्यों हो रहा है? 6 परिवार और 35 लोग, 6 परिवार के 35 लोगों ने घर वापसी की है। ईसाई धर्म छोड़ के वापस सनातन बने हैं। इनको कुछ प्रलोभन दिए थे, उनका ऐसा कहना है कि प्रलोभन देकर हमको ईसाई बनाया गया था। लेकिन अब ऐसे 35 लोगों ने घर वापसी कर ली है, ठीक है ना। तो देख लें, न्यूज़ भी दिखा दें, नहीं तो मानेंगे नहीं लोग। भरतपुर में 35 लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई। भरतपुर की घटना है। और ये किसने कराई घर वापसी? भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने कराई वापसी। ओहो हो। तो उनका क्या होगा? जो लोग भाजपा को दिन रात गाली देते हैं कि एंटी हिंदू है भाजपा, एंटी हिंदू है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो लोग दिन रात भाजपा को, मोदी को गाली देते रहते हैं, एंटी हिंदू फलाना। तो हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हो, तो घर वापसी करा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, जो लोग गाली देते हैं उन्होंने कितनी घर वापसी कराई? वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएँ, तब अपन इस बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। एक तरफ घर वापसी हो रही है, दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। यहाँ पे मारा ये मेरे को कम से कम जिस दिन से आया हूँ अहमदाबाद से, मैं 2 दिन से परेशान हो रहा है कि जब से FIR ला रही है, मेरी FIR वापस नहीं है, मेरी बहन को जाने
बहन के पीछे पढ़ाई गई? हाँ, मेरी बहन के पीछे पढ़ा है, बोलता है कि अभी क्या बोला सर ने? सर ने बोला थाने में जाके साहब को फोन लगाया कि उनको गिरफ्तार करो। लड़के को? लड़के के घर वाले हैं, उसकी कोई करनी नहीं कि वो दुनिया में छोड़ने के वाले ऐसा बोल रहे थे। मोहम्मद ने एक नेता है वो बोलता है कि राजीनामा कर ले तो ठीक है, नहीं तो जो जितनी एफआईआर कराना करा ले, कुछ नहीं होने वाला है। गजब साहब, कमाल ही हो गया। पहले तो लड़की को छेड़ा, लड़की ने लड़की को कलमा पढ़ाया, हिंदू लड़की को, उसको निकाह करने के लिए दबाव बनाया, धमकाया, विरोध करने पे उसके भाई को मारा पीटा, परिवार को जान से मारने की धमकी दी। एक जिहादी इतनी घटनाएं कर रहा, उसके पीछे जिहादी एक नेता, वो कह रहे हैं मुस्लिम नेता, मोहम्मदन नेता, वो आ गया और वो भी धमका रहा पीछे कि बोले एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे ऐसी तैसी कर देंगे, तुमको जीना मुश्किल कर देंगे। घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है और मोहम्मद अरमान द्वारा ये कारित की गई। पीछे उनके लोग भी हैं जो नेता हैं, बता रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। कमाल है साहब, गजब है। चलिए, तो कहाँ है वो हिंदुओं के ठेकेदार जिनको सब लोग ढूंढते हैं? उनको ढूंढते हैं ना, ढूंढो, तुरंत ढूंढना शुरू करो। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया गया। ऐसा बताया गया कि उन्हीं की वजह से सोशल मीडिया पे जो उन्होंने मैसेजेस दिए थे उसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे जब विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी के लिए ये लिखित में बयान जारी किया कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो वो वर्ग, क्योंकि हर कोई बीएचपी या बजरंग दल का में शामिल नहीं होता, समर्थक भी होते हैं, तो जो समर्थक हैं वो इस चीज से नाराज थे कि आपने जो साथ दे रहा था उसका साथ छोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं था, हमने साथ नहीं छोड़ा। हमने चाहे भले ये कहा हो कि उससे बजरंग दल का कोई नाता नहीं रहा, ये सच्चाई है, वो बजरंग दल का कोई सदस्य नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसी दिन दूसरे कुछ ऐसे जो प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स वाले जो मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने फ्रंट पेज पे एक स्टोरी पब्लिश की कि बजरंग दल लीडर बिट्टू बजरंगी। तो तथ्यों को क्लैरिफाई करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना जी। हम किसी के सपोर्ट से नहीं भाग रहे, लेकिन हमने तथ्यों को क्लैरिफाई किया कि वो बजरंग दल लीडर नहीं है। जो बात है वही समाज में जानी चाहिए ना जी। कई बात इसकी कि हम उसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो भी कहीं भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, परेशान है, चाहे शासन प्रशासन के द्वारा या किसी जिहादी तत्व के द्वारा या किसी अपनों के द्वारा, हम उसके साथ खड़े हैं। पहले भी बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी। अब जरा समझिएगा, मनीष ठाकुर जी, धन्यवाद भैया, जरा समझिएगा। विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस विज्ञप्ति करके, बल्कि एक रिलीज देकर ये कहा था कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता नहीं है। इसको लेकर बाकी लोगों की तो छोड़ दीजिए, आपके जो खास लोग हैं जो अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं, उन्होंने बड़ा बवाल काटा था। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे विश्व हिंदू परिषद पीछे हो गया, फलान हो गया, ये लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, फलान ढिकान, दुनिया भर की बातें की थी। अब इनका जो कहना है विश्व हिंदू परिषद का, और बयान बड़ा स्पष्ट है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि वो हमारा कार्यकर्ता है, ऐसी न्यूज़ लोगों ने छापी। हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये बात सच है, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं, ये बात भी सच है। तो दो बातें हो गई। पहली बात कि विश्व हिंदू परिषद मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी दोनों के साथ खड़ी है। नंबर दो, ये लोग कार्यकर्ता नहीं थे, नेता नहीं थे विश्व हिंदू परिषद के। सवाल ये उठता कि फिर आखिर ऐसा किया क्यों गया, आपके लोग क्यों चिल्लाए? जिन्हें आप अपना समझते वो कभी आपके थे ही नहीं। वो एक्चुअली एजेंडे के तहत किसी और के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस के लिए, वामपंथी के लिए, जिनको भी खेलें। उनका कहना सिर्फ इतना था, वो प्रेशर ये डालना चाह रहे थे कि इतना प्रेशर बना दो कि विश्व हिंदू परिषद कहने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ ये हमारे लोग हैं।
और जैसा ही ऐसा कहते तो इंटरनेशनल नैरेटिव एक बन जाए कि देखो देखो ये तो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। अब आरएसएस ने तो अपना काम कर लिया, बता दिया कि भाई हमारे नहीं हैं, उनका वहाँ रायता फैल गया। वो यही एजेंडा लेकर आए थे कि किसी भी प्रकार से उनको ये साबित कर दें कि आरएसएस के हैं और पूरी दुनिया में नैरेटिव सेट करा दें और उसके बाद सजा करा दें। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, जो सच्चाई थी वो बता दी गई और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ी है, ये बात भी एकदम क्लियर हो गई। तो नैरेटिव चलाने वालों का जो पर्पस था वो पर्पस था कि कैसे भी करके आपसे गलती करवाएं, प्रेशर बनाकर, और फिर जो है आपसे हिट विकेट करवा लें, आपसे ही आपका नुकसान करवा लें और उसके बाद दांत निकाल के धीरे से पतली गली से निकल जाएं। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। तो वो लोग जो उस समय बवाल काटे हुए थे, एक बार समझ लें, अच्छी तरह से चीज़ों को देख लें, तो बात इतने पे ख़त्म हो जाएगी क्या? ना। करीमनगर, मुरादाबाद, वीडियो आ रहा है, देखें जरा। कमाल है, गजब हो गया। ये स्थिति है। तो आपस में शिया सुन्नी वाली, हाँ, यहाँ मुसलमान हैं, सामने पत्थर फेंक रहे हैं वो मुसलमान हैं, जिन पर पत्थर गिर रहे हैं वो मुसलमान हैं, दोनों एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक और वीडियो। उधर भी टोपी इधर भी टोपी, दोनों तरफ टोपी वाले हैं भाई। वाह साहब वाह, पत्थर तक तो ठीक है, फायरिंग वायरिंग भी चल रही है, गजब। वरना जुगाड़ वाली बंदूक से हर घर में ऐसी मिल जाएगी। हमारे लोग पूछते हैं लाइसेंस फाइसेंस फलाना ढिकाना है, तो नकली फर्जी बंदूक, बनाई हुई बंदूक, कमाल है। झगड़े हो जाते हैं सर, झगड़ा तो पाकिस्तान में भी हो गया। शादी चल रही थी साहब पाकिस्तान में, हाँ, लेकिन शादी में मटन का पीस नहीं मिला, इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। दूल्हे राजा को या दूल्हे राजा के किसी रिश्तेदार को मटन का पीस नहीं मिला, वो बड़ा वाला जो उनको चाहिए था, पाया चाहिए था, वो नहीं मिला। भाई साहब खाने के लिए झगड़ पड़े, और ऐसे झगड़े कि पूरा शामियाना उखाड़ फेंका, प्लेटों की हालत ख़राब कर दी। चच्चा अभी तक बैठे हैं, वो कहीं नहीं गए, बोले भाड़ में जा दुनियादारी, जब तक मैं पूरा ना
चीर लूँगा अच्छी तरह से तो मैं नहीं खिसकने वाला कहीं। ओहो, अभी तक लड़ाई चालू है भाई। अब उठे, बोले यार अब तो कुछ नहीं मिलने वाला, मामला गड़बड़ा गया। कमाल है, गजब है यार। ऐसे कौन लड़ता है खाने के लिए? मटन का पीस नहीं मिला बिरयानी में तो इस पे लड़ गए। मगर गजब लोग हैं। खैर क्या कर सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान का एक और वीडियो आ रहा है। इतने पैदा कर लिए कि आगे वाला गिर जाए, उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाए, कोई चिंता नहीं है। दो हैं गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो इसमें दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है ज़्यादा हो, 14 15 हो। ये पाकिस्तान का हाल है। एक और बात बताऊं, बच्चे ज़रूर 15 हैं, खाने को नहीं है, आटा नहीं है, ठीक है, खाने को नहीं है, सरकार को गाली दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे। रोटी नहीं है साहब, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन बच्चे पूरे हैं और बच्चों की चिंता भी नहीं है। कुछ बाहर से भी आए हैं आपके देश में, वो भी रोज़ यही कर रहे हैं, इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या। আর কান্দি রাজপথত নামি পড়ছে এরকম লোক দেখে মনে পাইছে পুরুষ মহিলা উভয়ে এই ধরনের রাজপথত নামিছে। এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখে মনে পাইছে উচ্চতার বিরুদ্ধে রাজপথত নামিছে হাজার হাজার মুসলমান, তেওঁলোকে রাজপথ কপাইছে। কোনো পর্যায়ে আমি সরকারের প্রশাসনের এই উচ্চতার জাননী মানি নল, আমি ঠাই খালি নকৰো, আমি আমার ঘরখন ভাঙিবলৈ নিদিওঁ, আমার সকলের ঘরখন ভাঙিবলৈ দিয়া নহব, আমি কষ্ট কৰি নিজৰ ঘরখন বনাইছো। ये सारे के सारे बड़े ज़ोर शोर से चिल्ला रहे हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और सरकार जो इनको हटा रही है, जो इन्होंने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है डुबरी में, उसका विरोध कर रहे हैं। अभी लीगल नहीं है, इलीगल है, तब यह हाल है। लीगल हो जाएंगे तब भगवान ही मालिक के क्या करेंगे। चलिए साहब, भारत क्यों आते हैं? भारत पैसे कमाने आते हैं। पैसे कैसे कमाना है दुनिया को मालूम है, पैसे कैसे कमाना है। मज़ार उठ गई भाई साहब। बाहर से आएंगे, भारत में घुसेंगे, अवैध कब्जे करेंगे, हटाने की बात करो तो विरोध करेंगे, और मज़ार जो है वो बना देंगे। मज़ार क्यों? क्योंकि उनका धंधा उन्हें मालूम है, भारत में आकर मज़ार बना लो, मूर्ख हिंदू जाएगा, माथा टेकेगा, 2 पैसे चढ़ा कर आएगा। चलो भैया मज़ार वज़ार भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम ये काम मत करो। अब ये क्या हुआ, गिरफ्तार हो गए साहब, हथकड़ी लगी हुई है। क्यों गिरफ्तार हो गए? 9 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स करने के आरोप में वासीम राजा को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। गजब है, गजब है। पर चलो ये तो कश्मीर की बात है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, हमें क्या लेना देना। पर आपके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर जो हो रहा है उसको देख लीजिए, शायद अब आपको समझ में आ जाए आपको क्या लेना देना है। To a Delhi school, there is a horrific incident which has been reported in this Delhi school. Minor boys there, 2 of them were allegedly sexually abused. Allegations have come to the fore that these boys were reportedly also raped by their classmates, and the crime allegedly took place during the summer camp. And what we do know at the moment is that the accused have been booked. In fact, the teachers, the students claim
asked the victims to be silent. DCW has also कमाल की बात है, बड़ा ही कमाल की बात है। दिल्ली के अंदर एक घटना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटना होती है, अप्रैल में घटना होती है। वर्ल्ड क्लास स्कूल जिन्हें बताया जाता है, दिल्ली सरकार जिन्हें बताती है, उसी वर्ल्ड क्लास स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है, वहीं के बच्चे करते हैं। और जब इस बात को लेकर बच्चे, छोटे बच्चे कंप्लेंट करते हैं तो टीचर उनसे बोलते हैं, बोले चुप रहो, किसी से कंप्लेंट मत करना। कमाल है। ये दिल्ली के स्कूल हैं, दिल्ली का मॉडल है और केजरीवाल जी का मॉडल है। और मॉडल भी चल रहा है। हाँ, वो भगवा लव ट्रैप। तो भाई साहब आजकल ये बहुत चल रहा है, भगवा लव ट्रैप। जहाँ मिल जाए पकड़ो और सबको जो है पेल दो, लिंचिंग करो। हाँ, आ गए साहब। वीडियो में चेहरे थे, ये बैठे हैं ज़मीन पे, लेकिन अभी भी देखिए कोई अफसोस नहीं। इसको तो लग रहा है, लेकिन इसको नहीं लग रहा है। इसको अभी बजाना बाकी तरीके से। अकबर पठान, फैज़ान शेख एंड हुसैन सैयद अरेस्टेड बाय अहमदाबाद पुलिस फॉर रिमूविंग बुरका ऑफ अ मुस्लिम वुमन एंड बीटिंग हर हिंदू फ्रेंड। सब के सब पकड़े गए। इनका भी वही हाल था जो हमने कल बताया था। इनका भी वही है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये व्हाट्सएप ग्रुप चलता था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये तमाम सारी सामग्री डाली जाती थी, साथ ही साथ तमाम सारी और चीज़ें, बम बनाना, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। सिर्फ पिछले 4 दिन में अगर हम देखें तो 13 ऐसे इस्लामिक गुंडों को पकड़ा गया है। 6 बेलागावी में, 1 बेंगलोर में, 3 वडोदरा में, 3 अहमदाबाद में, जो अभी हमने आपको दिखाए। सिर्फ 4 दिन में 13 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी बात यह है कि ये लोग इस प्रकार से ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, इसकी भी मोडस ऑपरेंडाई बड़ी गजब थी। ग्रुप बनाया, उसमें तमाम सारी सामग्री डाली, कौन कहाँ किधर है, और 4 महीने में ग्रुप को डिलीट कर देते थे, फिर नया बनाते थे। खैर, ये सब कुछ हो कैसे रहा है? बाहर से जो लोग घुस रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। 1 जनवरी से 28 अगस्त 2023 तक 232 इलीगल इमिग्रेंट्स, जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उन्हें आरपीएफ ने अरेस्ट किया। ऐसा ही 1 जनवरी से जुलाई 31 तक त्रिपुरा पुलिस ने 52 रोहिंग्या उसको गिरफ्तार किया है और उन्हें डिपोर्ट अभी तक नहीं किया गया। कब किया जाएगा ये वक्त बताएगा। ठीक है, खैर, लेकिन जब उनके पास, अब तो खैर हमारी आपकी बात ही अलग हो गई। अब तो पत्रकारों पर भी उलझने लगे हैं। देश के लिए, देश के वर्कर काम करें, देश के लिए काम करें और देश तरक्की कर रहा है। भाई एक अगर आदमी फैक्ट्री लगाता है तो उसमें अगर रोजगार मिलता है तो खुशहाली बढ़ेगी नहीं। देश का तो फायदा इसमें ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थोड़ी सी मुबारकबाद देना चाहेंगे क्या? सर प्यार से बात क्यों कुछ दिक्कत क्या है? तो मतलब आपको कुछ परेशानी है? मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको कुछ परेशानी है? अरे तो इनको तमीज सिखाइए, पहले बोल कैसे रहे हैं? आपको तमीज है? मैं आपसे आप करके आपको चल यहाँ से निकल। आप निकाल देंगे? आप निकाल के दिखा दीजिए। यही खड़ा हूँ मैं, दिखाइए ना, आप निकाल के दिखा दीजिए। आप हाथ टच करके दिखा दीजिए मुझे। अभी इंसान को प्यार से बोलना चाहिए, नहीं कि भाई ठीक है मेरी तबीयत खराब है, तुम जा सकते हो, चल यहाँ से निकल। तमीज सीखिए पहले, बाद में दूसरों को तमीज सिखाना। कोई बात ना, सारी बात हमसे बोल के कह रहे हैं, हमको नहीं बात करने। देश के लिए देश। तो साहब, पत्रकार साहब गए थे, चंद्रयान के ऊपर सवाल पूछ रहे थे, बदतमीजी कर ली भाई। बदतमीजी ना, बदतमीजी तो छोटी चीज़ है। बहुत प्रेशर में है आजकल। सर एक सेकंड हाथ मत पकड़े। सर ये क्या आप देख सकते हैं? सर एक सेकंड हाथ मत पकड़े।
सर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी अभी माइक पे हाथ मार रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी अभी माइक पर हाथ मार रहे हैं। उधर दिखाइए, एक बार उधर दिखा दीजिए कि यहाँ पर ओए हाथ मत लगाइए पहले। अब पुलिस को बुलाइए, और पुलिस को बुलाता हूँ मैं, रुक जाओ। आजा पुलिस को बुला, अरे पुलिस को बुला सर। हाँ पुलिस कर रहा है सर, स्कूटी ठोक दी। अरे आप पत्रकार पे स्कूटी चढ़ा दी साहब, इतना गुस्सा, बड़ा गजब गुस्सा है साहब, हैं, बड़ा गजब गुस्सा है। इतने कितने गुस्सा है साहब। अच्छा ये आ गया साहब, UP 12FA 2755। अच्छा जी, चलो चचा जान का तो काम हो जाना चाहिए। 14F, सॉरी नॉट 12F। तो ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की है। उम्मीद करेंगे इस पर कुछ काम हुआ। पत्रकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, कमाल है, इतना गुस्सा। चलिए आगे चलते हैं। जेवलिन थ्रो, क्या नाम है वो, चोपड़ा, उनकी माताजी ने एक बयान दिया था। पाकिस्तान को हराना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, पाकिस्तान का जीता वो भी अच्छा हुआ, सब जीतने चाहिए, फलान ढिकान, बड़ा अच्छा सा बयान दिया था। सब हिंदुस्तान पाकिस्तान एकता वाला। पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर जो सेकंड आए हैं उनसे भी सुन लें क्या उस टाइम दिमाग में चल रहा था, अगर याद कर सकें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आखिरी थ्रो थी वो मेरी, तो मैंने पूरा फोकस किया हुआ था कि मैं आखिरी थ्रो है कि अपना मेडल पाकिस्तान के लिए जीतूं, लेकिन वो कहते हैं कि होता वही है जो अल्लाह की रज़ा में हो। तो मुझे जब मैंने थ्रो नहीं लगी तो मुझे इतना अफसोस आया कि यार पूरा जो पाकिस्तान है, जितने मुस्लिम कंट्री हैं, मुसलमान हैं, वो मेरा कंपटीशन दे रहे थे। तो दिल से यही अफसोस हो रहा था कि यार मैं मेडल नहीं जीत सका तो मैं कैसे पाकिस्तान में जाऊँगा। पूरा पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो देख रहे हैं, तो ये इनको मेडल मुस्लिम कंट्रीज़ और पूरे पाकिस्तान के लिए जीतना था, इनको मेडल पूरे विश्व कल्याण के लिए नहीं जीतना था। बस इतना सा फ़र्क है। उम्मीद करते हैं कि शायद वो जो वोक लिबरल्स जो हैं, जो वोकिज़म जो घुसा हुआ है चोपड़ा साहब के परिवार में, शायद कुछ उसको समझ आया होगा, है ना। वोकिज़म थोड़ा सा वो कीड़ा निकला होगा। कमाल है, गजब है। एक तरफा प्यार ये बड़ा खतरनाक है। मैंने बताया कि मुसलमान मानते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान में होता है, परंतु हमारे वेद में स्पष्ट कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, मतलब जो ईश्वर है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और सृष्टि के कण कण में विद्यमान होकर सभी लोगों को देख रहे हैं तथा उनके कर्मफल का प्रदान करेंगे। और यदि ईश्वर केवल सातवें आसमान पे होगा तो जितने भी प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो कार्य तो संभव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ही सारे कार्यों का संचालन करते हैं। अगर ये सृष्टि अपनी ही शक्ति से चल रही होती तो ये सृष्टि में तो अव्यवस्था फैलती, क्योंकि इसको बनाने वाला यदि कोई ना होता तो सृष्टि में अव्यवस्था होती। तो इससे हमें पता चलता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, तो वो ईश्वर है और ईश्वर ही सारी जगह पे व्याप्त होके हमें देख रहा है तथा हमारे कर्मफलों का निर्धारण करता है। जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि ये उन लोगों के लिए था जो लोग कहते हैं कि नहीं सब एक ही है। भाई पता नहीं कैसे है, हमको तो समझ में नहीं आया, जिसको आया वो ज़रूर बता देना। ठीक है, बच्ची ने बता दिया, क्या लगे क्या नहीं। खैर चलते हैं आगे, चलते हैं और ज़रा देखें सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग यानी फेवरेट कौन है भारत में। 80% इंडियंस हैव फेवरेबल व्यू ऑफ PM मोदी PEW सर्वे फाइंड्स। तो PEW का एक सर्वे हुआ जिसमें 80% भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को उपयुक्त माना है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो खड़े हैं। सबसे पॉपुलर लीडर एक बार फिर, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। नवीन जी धन्यवाद भैया। तो क्या वाकई में इतने पॉपुलर हैं मोदी जी, या फिर मतलब ऐसी बात चल रही है? देखें। माता जी को नया मोबाइल मिला है, गहलोत साहब ने दिया है। अब माता जी वोट किसको देंगी जरा ये भी सुने।
हाँ माता जी, आपको मोबाइल मिला है। ये अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। तो ये मोबाइल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा है। तो अब आप क्या वोट अशोक गहलोत को ही देंगे क्या? आप वोट किसको दोगे? वोट जो मोदी ने। अच्छा, वोट मोदी को दोगे, मोबाइल अशोक गहलोत का चला रहे हो आप? बस ले जाओ। पूछा, सवाल पूछा वोट किसको दोगे, वो मोबाइल तो मिल गया अशोक गहलोत से, तो कहती मोदी को। बोले अच्छा मोबाइल ले आए हो अशोक गहलोत से, वोट दोगे मोदी को, तो कहती वापस ले जा भाई अपना मोबाइल, वापस ले जा अपना मोबाइल, लेकिन वोट मोदी को ही जाएगा। ये ईमानदारी है भाई लोगों की। बीजेपी अपॉइंट्स अनिल एंटनी नेशनल स्पोक्स पर्सन। अनिल एंटनी कौन है? ए के एंटनी के सुपुत्र हैं। अब इनको नेशनल स्पोक्स पर्सन यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। बड़ा गजब हो गया। मतलब पिता उस तरफ कांग्रेस की तरफ से कुछ बोलेंगे और बेटा यहाँ से उनकी बैंड बजाएगा। अजब गजब स्थिति है, पर बहरहाल राजनीति है। एंटनी साहब खुद तो नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है बीजेपी में ही भविष्य उज्जवल है। वो जो एक सज्जन थे जो मजाक उड़ा रहे थे ना, हाँ, चंद्रयान का, आइए देखें। एलिगेशंस ऑफ स्वेलोइंग गवर्नमेंट लैंड, नोटिस टू प्रकाश राज। प्रकाश राज को नोटिस मिल गया, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, इसका नोटिस। अच्छा, ये नोटिस केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य सरकार का। तो उनको गाली देनी तो राज्य सरकार को दें, केंद्र को ना दें। क्लियर? आइए पंजाब चलते हैं और देखें ज़रा। अरे सिख जी आए हैं कोई, देखें ज़रा क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में शायद कुछ कह रहे हैं। क्या बोल के देश के लिए बकवास करके आया? ये को प्रधानमंत्री के बना, मैं कह रहा हूं मेरे सामने मैं तो रहते मारूं उसके। हकीकत बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे 17 रिश्तेदार 84 के दंगों में मरे। मैं बहुत खुंद खाता हूं इन लोगों से। शेर आ गया, शेर बदल गया, उसको शेर का तो मैं तो चूहा भी नहीं मानता उसको। क्या बोल के आया देश के लिए बकवास? शेर आ गया, मैं तो चूहा भी नहीं मानता। सदा जी गुस्सा है, होना भी चाहिए। खैर, आज का एक वीडियो खालिस्तानी जो हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है। और ये वीडियो हम नहीं, ये वीडियो जो निहंग है, हम उनका वीडियो दिखाएंगे ताकि क्लैरिटी हो जाए बिल्कुल कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। देवी जी है जी तलवार बाबा जी। कौन तलवार? तो सूज है। एक देवी जी है, यह किशारा हनुमान का है। कशहरा हैगा हनुमान का। हाँ जी। तलवार देवी की है, कच्छा जो है वो हनुमान जी का है। और आगे तो बड़ी केस है विष्णु देहन। अच्छा, केश विष्णु जी से आए हैं। अच्छा जी, विष्णु दहन। हाँ, एक कड़ा जो शिव जी का है कड़ा। अच्छा, कड़ा हैगा शिव जी का। कड़ा शिव जी का है। क्या बात है। मेरे कड़े टूट गया बड़े बड़े, 4 कड़ी। हाँ जी। कड़ा शिव जी का है। हाँ जी। ये कंगा कंगा हैगा, ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। अच्छा, बाबा दीप सिंह तो। ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਨੇ ਕੰਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। अच्छा, कमाल है, गजब है। खालिस्तानियों के पास इसका कोई जवाब तो होगा नहीं। निहंग सिख बता रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कड़ा कहाँ से आया और बाकी चीज़ें कहाँ से आई, सब बता दिया उन्होंने। ये बच्ची कभी नहीं भटकेगी जीवन में, इस छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान कि धर्म मज़हब के अंतर बता दिया। हमारी पुश्तें सुधरी हुई होंगी, जागृत होंगी। हाँ अंकुर जी, बिल्कुल, धन्यवाद। तो बेचारे खालिस्तानी क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, कैसे जवाब देंगे इन चीज़ों का। खैर, किसका सहारा, उनको तो पता नहीं किसका सहारा, लेकिन यहाँ ज़रूर किसी को सहारा मिल गया। अरे भाई साहब, टेबल ऊंची है, खाना उस पर आया है, क्या करें। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को साथ दिए एक दूसरे का, ये भी सही है, ये दोस्ती भी अच्छी है।
तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपने आज का लाइव एंजॉय किया होगा। आपको लाइव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस ज़रूर ध्यान से भर दीजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, और जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे, और बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।